क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, ये भी बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा गया, मद्य निषेध, अवर निरीक्षक और कई एग्जाम में पूछे गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। भारतीय संविधान से 5 से 14 वर्ष के आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य छूट गया है एक अनिवार्य शिक्षा का अभियान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया? अब कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना है, इसका बात लाई गई। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर कि अनुच्छेद कितना है। इसका आंसर तो अनुच्छेद है 21 का ए, और 21 का ए कहीं कहीं आपको 21 का क भी देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपको 21 का रोमन का एक देखने को मिलेगा। ये तीनों एक ही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के तहत 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को क्या भाई? निःशुल्क, केवल निःशुल्क ही नहीं, ध्यान देना, निःशुल्क के साथ लगा हुआ है निःशुल्क एवं अनिवार्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, इसे हमें समझना होगा। निःशुल्क का मतलब तो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है, चाहे हमारे वो सरकारी स्कूल में हो, सरकारी संस्थान में हो, उसके लिए कोई चार्ज लिया जाता है? नहीं, बशर्ते संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से और कई योजनाएं चलाए जाते हैं, जैसे मिड डे मील योजना, जैसे साइकिल वितरण योजना, जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए उसे पुस्तक, किताबें और जितने भी पढ़ने के लिए जितने भी स्टेशनरीज आइटम है, पेन, पेंसिल, बुक, है ना, वो सारी चीजें सरकार प्रोवाइड करती है ताकि लोगों की रुचि गवर्नमेंट की तरफ बढ़े और वो अपने अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाएं। क्योंकि अभी के समय बिना एजुकेटेड रहना मतलब हम लोग पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए सरकार का कर्तव्य है और साथ ही साथ हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने माहौल में या हमारे समाज में रहने वाले प्रत्येक बच्चे जो पढ़ा सकते हैं ऐसे परिवार, तो उसे बोलिए कि आप प्राइवेट में ही पढ़ाइए। लेकिन नहीं पढ़ा सकते तो उसे, अगर वो 6 वर्ष से लेकर, सॉरी क्या 5 लिखा गया, 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का होगा, ये गलत लग रहा मुझे। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु को बच्चे जो होंगे उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, इसका उल्लेख मिलता है और दिलाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद किसका? 21 का ए में निःशुल्क एवं अनिवार्य। तो निःशुल्क तो मतलब हो गया फ्री, अनिवार्य मतलब जो उनके जरूरत की शिक्षा है। जैसे हमारे लिए एक बात करें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या आना चाहिए, तो अनिवार्य के रूप में यह आता है कि बच्चे को अच्छे से रुपये पैसे को गिनने की जानकारी होनी चाहिए, समझ बूझ होनी चाहिए। अगर कहीं बाहर जाए तो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखे हुए प्लेटफॉर्म का नाम पढ़ सके, अगर कहीं पे फ़ोन नंबर लगाना है तो मोबाइल नंबर वो समझ सके क्या होता है। तो ऐसी जो बेसिक जानकारी है वो तो हमें मिलना ही मिलना है। और क्लास 8 तक अनिवार्य शिक्षा को कहाँ तक रखा गया? क्लास 8 तक। तो ये याद रखना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में है। अब एक और चीज हम यहाँ पे बताना जाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये पहले भारतीय संविधान में नहीं था। इसको पहचानने का एकमात्र तरीका, जिस भी अनुच्छेद में क ख ग लगा हो, 1 2 3 लगा हो, ए बी सी लगा हो, मतलब उसे बाद में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन आएगा किस अनुच्छेद द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। अगर आपसे कोई पूछ ले किस अनुच्छेद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई, तो आप लोग क्या बताएंगे? अनुच्छेद 21 का क। अब 21 का क, तो इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आंसर याद तो रखना पड़ेगा। इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान संशोधन यानी कि 86 में। और 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। भारतीय संविधान के संशोधन कितने? 86 में, 2002 में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन अब ये अनिवार्य शिक्षा देगा कौन? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कार्य होगा किसका? राज्य सरकार का। किसका होगा? राज्य सरकार का या राज्य का? कहिए किसका होगा? राज्य सरकार का या राज्य का। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए, ये पूर्ति करना किसका काम होगा? तो राज्य का होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये बात याद रखना कि इसे तो ये जोड़ा गया, तो इसी समय एक और बात कहा गया कि राज्य तो ये काम पूरा करेगा, राज्य को करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ
साथ ही साथ आपको याद होगा मूल कर्तव्य। हमारे जो संविधान में कर्तव्यों की संख्या नहीं दी गई थी, मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। जिस समय मूल कर्तव्य जोड़े गए थे उसकी संख्या थी 10। कितने थे? 10। 11वें मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वो यही था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाना प्रत्येक अभिभावक का कार्य होगा। यानी कि ये बात याद रखना कि राज्य तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन अभिभावकों को भी अनिवार्य शिक्षा दिलाना पड़ेगा। अभिभावकों को भी अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना पड़ेगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि केवल सरकार ये नियम बनाते रह जाए कि हम फ्री एजुकेशन देंगे, उसके लिए जो नेसेसरी नीड है वो हम एजुकेशन देंगे, लेकिन माता पिता का कोई कर्तव्य ही नहीं रहेगा, तो ऐसे स्थिति में बच्चे को भेजेगा कौन? तो वहां पर एक नया चीज जोड़ा गया, मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं था, बाद में जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए उनके बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, वही था ये कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। आई थिंक यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब याद एक और बात रखना है, इससे संबंधित एक अभियान जो कि भारत सरकार का था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है अभियान का नाम? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य अभियान का नाम लिखना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। याद रखना है इस बात को अच्छे से, अधिनियम। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये भी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का क। तो इतनी सारी बातें थी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। ये जो आया था, कब आया था? 2009 में। ये अधिनियम कब आया था? 2009 में। लेकिन लागू कब हुआ था अगर आपसे पूछते तो लागू हुआ था 2010 में। लागू कब हुआ था? 2010 में। इसे अच्छे से याद रखेंगे, इतनी सारी बातें थी जो इससे संबंधित है। अब बात आता है कि अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 45 के ए में क्या है। अनुच्छेद 45 का ए तो है नहीं, सबसे पहली बात, ए का कहीं व्याख्या नहीं है, अनुच्छेद 45 कहीं पे बटा हुआ नहीं है, या 45 में कोई भी अधिनियम करके कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। डायरेक्ट अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 16, इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि अनुच्छेद 45 में क्या चीज की व्याख्या है और अनुच्छेद 16 में क्या चीज की व्याख्या है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया और साथ में कॉमेंट में बताएंगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञेय अपराध है? ये संज्ञेय अपराध है, ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस 2024 में, मद्य निषेध 2025 में, अवर निरीक्षक 2025 में। अब ये दरोगा का क्वेश्चन नहीं है, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा अपराध है जिसे एक संज्ञेय अपराध कहा जाता है, या संदिग्ध अपराध कह सकते हैं, या भयावह अपराध कह सकते हैं, या एक ऐसा अपराध जो काफी खतरनाक हो, ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध कहते हैं। इसकी सही व्याख्या और हम बताएंगे, लेकिन आखिर इनमें से कौन सा अपराध संज्ञेय अपराध होगा, इसके शाब्दिक अर्थ को समझिए। एक ऐसा अपराध जो नंबर 1 काफी संदिग्ध हो, खतरनाक हो, बाकी अपराधों से बड़ा हो, या जिसके लिए
जिसके लिए अपराधी को पकड़ना, अपराधी 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 को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट का जरूरत ना हो। अरेस्ट वारंट, ARREST, अरेस्ट वारंट का जरूरत ना हो। यानी कि इस बात को आपको समझ के चलना है कि संदिग्ध अपराध का क्या मतलब होता है। एक ऐसा अपराध जो बहुत बड़ा हो, या बाकी अपराध से ज्यादा अधिक बड़ा हो, या बहुत ही खतरनाक हो, संदिग्ध हो, या ऐसा अपराध जो काफी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हो, या जान माल का नुकसान हो सकता हो, ऐसे अपराधों को संदिग्ध अपराध कहते हैं। लेकिन इसमें विशेष जो बात है वो ये याद रखने वाला बात है कि एक ऐसा अपराध जिस अपराध को देखने के बाद उस अपराधी को पकड़ने के लिए किसी प्रकार के अरेस्ट वारंट का जरूरत ना हो। क्योंकि हम लोग के भारतीय संविधान में एक और चीज व्याख्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुलिस या कोई भी प्रशासन हमें पकड़ने के लिए आता है तो हम उससे क्या मांगेंगे? अरेस्ट वारंट। भैया आपके पास क्या हमारे क्या कह सकते हैं, अरेस्ट वारंट है क्या? अगर वो बोलेगा नहीं तो हम उसके साथ जाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। हमारा मर्जी होगा, हम चाहे तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। लेकिन अगर अपराध आपका नॉर्मल हो, सामान्य हो, या ऐसा हो जो छोटा हो, लेकिन अगर ऐसे कोई अपराध हो जिसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, इसके लिए अरेस्ट वारंट का कोई जरूरत नहीं पड़ता। ये इसका फर्स्ट काम होता है FIR करना। FIR भी जो होगा ना, FIR करना, और FIR भी जो करने की बात आती है, इसे अच्छे से आपको समझ के चलना है कि FIR करना तो बात आती है, लेकिन FIR करने में देरी ना हो जाए तो ऐसे अपराधी का FIR पुलिस स्वयं ही कर सकते हैं। पुलिस क्या कर सकते हैं? स्वयं ही कर सकते हैं। यानी सोचिए कि अपराध इतना खतरनाक है कि एक तो इसके लिए अरेस्ट वारंट बनाने का जरूरत नहीं है, दूसरा FIR का जरूरत पड़ता है। किसी भी अपराध को अपराधी हुआ है, अपराधी कहीं पे कोई भी घटना घटित हुआ है तो उसके लिए FIR लिखा जाता है। तो FIR लिखाने वाले कोई आएंगे, किसने देखा, क्या हुआ, किसके साथ क्या घटा, तो वो FIR करने आएंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा अपराध है कि FIR करने वाला आए भी नहीं या देर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पुलिस खुद ही इसके प्रति क्या करेंगे? FIR करेंगे और तुरंत उसे अरेस्ट करने के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसे कौन से अपराध है जो इसमें शामिल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर A, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया पहला अपराध। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पहला अपराध कर रहा होगा तो क्या बहुत खतरनाक होगा? नहीं हो सकता। हम ही और आप भी सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो पहली बार चोरी करने के लिए निकला हो, या पहली बार कोई ऐसा कारनामा करने के लिए निकला हो जो एक अपराध है, तो क्या लगता है एक ही बार बहुत बड़ा काम कर लेगा? नहीं, पहले धीरे 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 उसे आदत लगती है। पहले छोटा चोरी करता है, सबसे पहले स्टार्ट करेगा अगल बगल से कोई साइकिल चुरा लिया, कोई किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, या फिर गांव समाज में कहीं मोटर लगा है उसे चोरी कर लिया, बाइक चोरी कर लिया, धीरे धीरे कार चोरी कर लिया। उसके बाद बड़ा होते होते कहीं ना कहीं बैंक लूटने तक की नौबत आ जाती है। उससे बड़ा होता है किसी की हत्या और मर्डर करने। यानी कि कोई भी अपराधी सबसे पहले अपराध में कोई बड़ा काम नहीं करता, बड़ा अपराध नहीं होता है। इसलिए हमारे हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। नाबालिग द्वारा किया गया अपराध। अब नाबालिग का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिसका उम्र 18 वर्ष से क्या है, कम है, ऐसे व्यक्ति, या ऐसे अपराध जो बच्चे के द्वारा किया गया, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया हो, या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के द्वारा किया गया हो, तो ऐसे भी अपराध उतने बड़े नहीं माने जाते हैं। आगे देखेंगे, हालांकि अपवाद है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई कार्रवाई है जो किया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से विकल्प में सेट नहीं हो रहा। अगला, हत्या के अलावा अन्य अपराध। हत्या मतलब मर्डर। अब मर्डर करते हैं, इसके अलावा जो अपराध है होगा वो सबको सब अपराध जो है संज्ञेय अपराध में तो नहीं आ सकता है। हो सकता है हत्या के अलावा किसी ने किसी का केवल और केवल एक पेन चोरी कर लिया, या हो सकता है कि किसी के घर में जाकर वहां से एक साइकिल चोरी कर लिया। हत्या के बाद या हत्या को छोड़कर यह अपराध क्या लगता है, बहुत संज्ञेय अपराध है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन हमारे हिसाब से नहीं है। अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है,
ऐसा अपराध जो न्यायालय द्वारा अब निपटाया जाता है, जैसे कि जिसके लिए हाई कोर्ट का जरूरत पड़ जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जरूरत पड़ जाए, या हो सकता है हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे अपराध जो न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है, ऐसे अपराध को हम लोग कौन सा अपराध कहते हैं? तो संज्ञेय अपराध कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज का जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, बिहार पुलिस और स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक, हम लोग जानते हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? धन विधेयक को राज्यसभा कितनी अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकते हैं? अब आता है बात जो मैंने इससे पहले किया था कि हमारे देश में अगर कोई भी कानून बनना है तो पहले वो आता है अधिनियम के रूप में। किस रूप में आता है? अधिनियम। अब जो अधिनियम यानी विधेयक कह सकते हैं, विधेयक, ये अधिनियम या विधेयक जब संसद में आता है ना, तो संसद में देखा जाता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के द्वारा, लोकसभा। फिर आता है इसमें राज्यसभा, और हम जानते हैं कि संसद का तीसरा अंग किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमें समझ के चलना होगा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अभिन्न अंग है। तो कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक यदि पहले संसद में पेश की जाती है तो वो चेक किया जाता है ये विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। तो याद रखना, किसी भी विधेयक को धन विधेयक या साधारण विधेयक का मान्यता देना, कोई भी विधेयक, ये भाई धन विधेयक है, धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है, का निर्णय कौन लेते हैं भाई? का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसकी व्याख्या जो किया गया है, इसका अधिकार जो दिया गया वो किसके पास है निर्णय का? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। अब बात थोड़ा सुनेंगे अच्छे से। अगर वो विधेयक धन विधेयक है, अगर वो विधेयक धन विधेयक है, तो इसे पारित करने से पहले पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पूर्व अनुमति। किसका पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। तो एक और नया क्वेश्चन आपके लिए जनरेट हो गया कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक है और यह साबित हो गया कि धन विधेयक है, तो इसे पारित करने से पूर्व, धन विधेयक को लोकसभा में लाने से पूर्व आपको किसका अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति का। एक चीज ये हो गया। अब कोई भी विधेयक साधारण विधेयक है तो वो या तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है या तो राज्यसभा में। दोनों में से किसी भी सदन में चाहे तो पेश हो सकते हैं, दोनों में कहीं भी, दोनों में कहीं भी पेश किया जा सकता है। पेश किया या फिर लाया जा सकता है। कोई दिक्कत है गुलजार सर? सब चीज अच्छा चल रहा है? कितने मिनट हो गए? ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से हमको समझ के चलना होगा। अब बात आता है धन विधेयक की। तो धन विधेयक जो है, याद रखेंगे, ये केवल और केवल पेश अगर किया जा सकता है या लाया जा सकता है, तो वो कहाँ लाया जा सकता है? पेश या लाया जा सकता है डायरेक्ट कहाँ? लोकसभा में। डायरेक्ट कहाँ आएगा? लोकसभा में। तो धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। कोई भी विधेयक अगर धन विधेयक है तो इसे लोकसभा में पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना होगा? राष्ट्रपति का। साथ ही साथ विधेयक 2 तरह के हो जाएंगे, धन विधेयक और साधारण विधेयक। और कोई भी विधेयक निर्णय तो लोकसभा के अध्यक्ष लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे बताया कि विधेयक यानी कि कोई भी विधेयक जब आते हैं तो मान लेते हैं कि वो लोकसभा में पहले आया, तो लोकसभा इसे क्या करते हैं? पास करते हैं, और पास करके किसके पास भेज देते हैं? राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास जब ये विधेयक आता है तो राज्यसभा के पास इसके लिए कितने दिन का समय मिलता है? तो इसके लिए इसे 14 दिन का समय मिलता है। कितने दिन का समय मिलता है? 14 दिन का। कि 14 दिन के अंदर आप इस धन विधेयक के ऊपर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो एक अलग से विवरण तैयार करके इसको वापस भेज दीजिए। किसके पास? लोकसभा के पास। लेकिन याद रखना,
राज्यसभा को कहीं से भी इसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है, इसे परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल अपने तरफ से वो सजेशन दे सकते हैं, वो भी अलग पेज में, अलग पन्नों पे, अलग फाइल में बनाकर ये वापस किसको भेज देंगे? लोकसभा को। किसको भेज देंगे? लोकसभा को। लेकिन कितने दिनों के अंदर भेजना पड़ेगा लोकसभा को? तो याद रखना 14 दिन के अंदर, यानी कि 14 दिन के अंदर भेजना है। तो मैक्सिमम टाइम कितना दिन मिला राज्यसभा को? 14 दिन का। तो वही तो आंसर है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने अधिकतम अवधि के लिए विलंबित या लंबित करके या अपने पास रोक करके रख सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। इसका आंसर ये है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, तो ध्यान से सुनेंगे। लोकसभा पास करके भेज दिया राज्यसभा, राज्यसभा 14 दिन के अंदर रिप्लाई करके भेज दिया किसके पास? लोकसभा के पास। अब लोकसभा इसके विधेयक को सही ढंग से जो आया है, जो अवलोकन आया है, इसको मानना न मानना पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोकसभा को। मान लिए तो भी ठीक, नहीं माने तो भी ठीक। अंतिम में लोकसभा फिर किसको भेज देगा रिपोर्ट? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है भैया? हस्ताक्षर हो गया, तो उसके बाद वही विधेयक, जो विधेयक था वो बदल जाता है। वो विधेयक किस में बदल जाता है? कानून में। कानून में विधेयक बदल जाता है। किसमें भैया? कानून में बदल जाता है। याद रहेगा। तो कोई भी कानून डायरेक्ट कानून नहीं होता, पहले वो विधेयक होता है, वो पेश की जाती है, फिर वो जब बन के तैयार होकर के पब्लिश होता है, तब जाकर इसे हम लोग कानून कहते हैं। अब बात आता है, मान लीजिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, कानून बन गया, हम जनता को पता कैसे चलता है? तो संसद का चौथा स्तंभ, संसद का चौथा स्तंभ माना जाता है भैया किसको? तो मीडिया को, यानी प्रेस को। किसको माना जाता है? मीडिया को, यानी प्रेस को। प्रेस क्या करता है? जो हस्ताक्षर हुए विधेयक थे, यानी कि जो फाइनल हुए विधेयक थे, यानी कानून थे, उसे प्रसारण कर टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी तक पहुंचा देते हैं। इस हिसाब से पूरा कानून बन करके तैयार होने का प्रोसेस होता है। तो भाई राज्यसभा कितने दिन तक रख सकते हैं धन विधेयक को अपने पास? तो धन विधेयक को अपने पास रख सकते हैं मैक्सिमम 14 दिन तक। अब बात आता है धन विधेयक क्या है? धन विधेयक क्या है? तो धन मतलब रुपया पैसा, यानी कि अगर रुपया पैसा यानी कि निधि से संबंधित, चाहे वो संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, आय व्यय हो, भारत के एक्सपेंडिचर हो, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर कहीं पे कोई विधेयक आता है तो उसे हम लोग धन विधेयक मानते हैं। लेकिन ये भी मानना पूरी तरह से किसके ऊपर है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर। तो ये था आज का 7वें नंबर का क्वेश्चन। आप सभी को यदि अच्छा लग रहा होगा तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप लोग सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाते रहें। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए कि आप कहां से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, जो भी ये चीज को लिखेंगे हम उसे दिल से धन्यवाद करेंगे। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? परमाणु ऊर्जा, जो यहाँ पर विद्युत जो जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, परमाणु संयंत्र होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे परमाणु ऊर्जा विभाग, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस 2024 में। अवर निरीक्षक और स्टेनोग्राफर, ये सब जगह पे इस क्वेश्चन को पूछा गया। ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, विद्युत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब बताइए इनमें से कहाँ पर आएगा? तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। परमाणु ऊर्जा विभाग, इसका व्याख्या जो है ना, या ये जो संबंधित है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से। किससे है? प्रधानमंत्री कार्यालय से। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय। अब बात आता है सर कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे होगा आंसर, क्यों होगा? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको डिटेल्स को समझना होगा। ठीक है, क्या डिटेल्स है इसको समझिए। सबसे पहली बात कि परमाणु ऊर्जा विभाग, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो डेट आप लोग याद रखेंगे, 3 अगस्त 1954 को। कब हुआ था? 3 अगस्त 1954 को। जब इस समय इसकी स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान पे रखना है कि राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर या राष्ट्रपति के द्वारा, किसके आदेश पे किया गया? तो आदेश था राष्ट्रपति का। और अधीन बताया गया किसके रहेंगे? तो अधीन रहेगा किसके? तो प्रधानमंत्री के। किसके?
तो प्रधानमंत्री के। इस वजह से जो है ये क्वेश्चन बन गया, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन रहेंगे? तो अधीन हो जाएंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, यानी कि प्रधानमंत्री के अधीन आ जाएंगे। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और आज का सेकंड लास्ट। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, आप देश के बहुत बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जाए, आप राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री क्यों ना बन जाए, किसी भी राज्य में आप राज्यपाल क्यों ना बन जाए, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मंत्री परिषद के कोई सदस्य क्यों ना बन जाए, कैबिनेट मंत्री क्यों ना बन जाए, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा तो हमने पहले ही किया क्या कि हमारा जो भारत है वो एक स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र भारत है, जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया भारत है। तो भाई जनता ही बना रहा है, जनता के द्वारा बनाया गया है, तो फिर जनता अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर सरकारी नौकरी में है, चाहे वो राजनीतिक दल में है या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त दल में है या किसी राजनीतिक प्रशासन विभाग में है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी को जवाबदेही होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किस व्यक्ति से संबंधित है इसे समझना होगा। यहाँ पर है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए कैबिनेट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले पूरा ढांचा समझना पड़ेगा आपको प्रधानमंत्री का। भाई आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री का चुनाव ऑब्लिक निर्वाचन नहीं होता, नहीं होता। सबसे पहला बात नहीं होता है। सबसे पहला बात कि प्रधानमंत्री के लिए कोई भी चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री पद के लिए कोई भी निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री का ना तो चुनाव होता है ना तो निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री का होता है नियुक्ति। क्या होता है भाई? नियुक्ति। और किसके द्वारा होता है? तो आंसर याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अब नियुक्ति होगा तो किसको नियुक्ति किया जाएगा? क्वेश्चन ये आता है, किसको नियुक्ति किया जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति द्वारा? तो अब आता है बात नियुक्ति किसका होगा, तो याद आंसर यहां पर देना है, किसका नियुक्ति होगा। तो वैसे पार्टी यानी वैसे दल जो बहुमत में हो, जो बहुमत में हो। फिर क्वेश्चन आता है बहुमत में हो का अर्थ क्या है? जिसका मत ज्यादा हो। लेकिन कहाँ मत ज्यादा हो? तो याद रखना जिसका मत लोकसभा सीट सुने हैं, लोकसभा सीट। तो जिसके पास ज्यादा सीट होता है, ज्यादा सपोर्टर होते हैं सदन में, उसे ही बहुमत दल का पार्टी कहा जाता है। और बहुमत दल का जो पार्टी होता है, बहुमत वाले जो पार्टी होते हैं, वो अपने लिए एक लीडर चुनते हैं। क्या करते हैं? लीडर यानी कि नेता चुनते हैं कि हमारा ये बहुमत दल है, अब इसको आगे कौन चलाएगा। तो वो जो नेता होते हैं, मान लीजिए एबीसी कोई नेता बना, तो उसी नेता को राष्ट्रपति द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ गया? अब बात होता है कि सर प्रधानमंत्री का जब चुनाव नहीं हुआ तो इसे नियुक्ति करने का क्या जरूरत है, क्यों बनाया गया इसका पद? तो बात आता है क्यों इसका पद जरूरी है। तो याद रखेंगे कि भारत सरकार जो चलती है ना, वो अकेला कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति तो नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि एक व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री पद पे करते हैं और प्रधानमंत्री से ही कहे जाते हैं कि आप शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसका? तो मंत्री परिषद का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कीजिए? मंत्री परिषद का निर्माण कीजिए। अब मंत्री परिषद में कौन होते हैं? तो बहुत सारे मंत्री होते हैं। अब ये सभी मंत्री का चुनाव कौन करेगा? करेगा प्रधानमंत्री। चुन के लाएगा कि कौन? प्रधानमंत्री। कहाँ से लाएंगे? वही जो लोकसभा में जो इसके जितने भी सपोर्टर थे, उनमें से अलग अलग व्यक्ति को क्या किया जाएगा? उठा करके मंत्री परिषद में लाया जाएगा, जिसे केंद्रीय लेवल के मंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं। अब वो सभी मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण किया और मंत्री परिषद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को नहीं बना देगा, इसके लिए वो सलाह लेंगे। क्या लेंगे? सलाह लेंगे। किससे लेंगे सलाह? तो राष्ट्रपति से लेंगे। किससे लेंगे सलाह? तो राष्ट्रपति से लेंगे। यानी कि
आपको ये बात समझ में आ गया कि देश को चलाने के लिए केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि हमें मंत्री परिषद अलग अलग मंत्री का जरूरत पड़ता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, रोजगार मंत्री और उसके अलावा श्रम एवं संसाधन मंत्री, बहुत सारे विभाग होते हैं। उन सभी जगहों पे जो मंत्री होते हैं जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं, तो वो मंत्री जो है भारत सरकार को चलाने में काम करते हैं। और ये भारत सरकार डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा तो नहीं चलाया जाएगा, तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच प्रधानमंत्री क्या करते हैं, पुल का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं, पुल का। यानी कि मंत्री परिषद जितने भी काम करेंगे वो सारा रिपोर्ट प्रधानमंत्री लेंगे और प्रधानमंत्री जाके किसको बता देंगे, राष्ट्रपति को बता देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री पद का यहाँ पर जरूरत पड़ा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री जो है इसका चुनाव नहीं होता, ना ही इसका निर्वाचन होता है, इसकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किसको किया जाता है, किसको, तो किसको किया जाता है, तो वैसे पार्टी या वैसा दल जो बहुमत में हो। बहुमत का मतलब होता है जिसके पास लोकसभा की सीट की संख्या क्या हो, अधिकतम हो, ज्यादा हो। और जो बहुमत वाले टीम होते हैं यानी कि ग्रुप होते हैं, यानी कि पार्टी होते हैं, वो पार्टी क्या करते हैं, अपने लिए एक लीडर, रहबर और उसको चलाने वाला एक व्यक्ति को चुनते हैं। वही लीडर या व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा किस पद पे नियुक्त किए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त किए जाते हैं। अब इसकी नियुक्ति क्यों किया जाता है, ताकि भारत सरकार सही से सरकारी व्यवस्था चला सके, सरकार व्यवस्था चल सके। अब सरकार व्यवस्था को चलाने के लिए केवल प्रधानमंत्री भी काम नहीं कर पाएगा, तो इसने क्या किया, मंत्री परिषद का निर्माण किया। किसके सलाह पर, तो राष्ट्रपति के सलाह पर। क्यों राष्ट्रपति से सलाह लिया, क्योंकि ये सभी व्यक्ति कहीं न कहीं राष्ट्रपति के लिए काम करेंगे। तो राष्ट्रपति जी बार बार आकर के हर एक मंत्री परिषद से तो बात नहीं करेंगे, तो इस मंत्री परिषद का भी एक मुखिया, एक प्रधान किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री को बनाया गया। यही प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच किसका, पुल का काम करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन का डिटेल्स क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री है, दोनों सामूहिक रूप से, ये देखिए हम यहाँ पे प्लस कर दिए, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद कैसे भैया, सामूहिक रूप से किसके प्रति, तो लोकसभा से आया था ना ये सब, तो लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो एक तो हो गया लोकसभा। अब आता है बात, क्या केवल लोकसभा कि राष्ट्रपति भी होगा, कैबिनेट भी होगा, राज्यसभा भी होगा। तो याद रखना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर यही जगह पर सामूहिक रूप से न पूछ करके व्यक्तिगत रूप से अगर उत्तरदायी की बात करता, कैसा, व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप का मतलब होता है एक एक कर प्रत्येक व्यक्ति, उसी को कहते हैं व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से अगर उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री, तो वो किसके होते हैं, राष्ट्रपति के। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आज का ये था 9वां नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमें आशा है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। बहुत सारी डिटेल्स एक ही सेट प्रैक्टिस में आपको देखने को मिला होगा। आगे और भी ऐसे ही डिटेल्स मिलते रहेंगे। इसके लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए वो सपोर्ट होगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। आज का अंतिम क्वेश्चन, एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार पुलिस 2024 में, मद्य निषेध 2025, स्टेनोग्राफर 2024। सबसे पहले है वीटो का प्रयोग। अब ये वीटो या वीटी क्या है, तो देखिए कि आपको ये बात याद रखना है कि राष्ट्रपति को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इनमें से हम केवल वीट के बारे में समझा देते हैं। राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उनमें से है एक वीट की शक्तियां। किसकी शक्तियां, वीटों की शक्तियां। और पूछेगा शक्तियां, और पूछा जाएगा आपसे कि वीटो की शक्तियां कितने हैं, तो राष्ट्रपति को वीट की शक्तियां 3 हैं। कितने हैं, 3 प्राप्त हैं। पहला वीट क्या है, दूसरा वीटो की शक्तियां क्या है और तीसरा वीटो की शक्तियां क्या है, इनको अगर समझ जाएंगे
तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ये जो 3 शक्ति है वो क्या क्या है। एक है संपूर्ण वीट, संपूर्ण वीट की शक्तियां, वीटो शक्तियां इसको कहा जाता है। दूसरा है संशोधन वीट, तीसरा हो जाएगा आपका पॉकेट बोलिए, या फिर आप कह सकते हैं इसी को धन विधेयक, धन विधेयक वीट। और देखिए पॉलिटी है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे भी जुड़ाव है पिछले क्वेश्चन से। हमने कहा कि राष्ट्रपति को वीट की शक्तियां प्राप्त है, कितने वीट, तो 3। वो 3 कौन कौन है, पहला है संपूर्ण वीट, दूसरा है संशोधन वीट, और तीसरा है पॉकेट वीट कहें या फिर आप कहें धन विधेयक वीट। अभी आपको एक वर्ड यहाँ पे भी दिखने को मिला होगा, विधेयक। विधेयक मतलब कोई भी कानून। अगर कोई भी कानून बनाना है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा वापस किसको भेजता है, लोकसभा को, और लोकसभा अंतिम रूप से किसके पास भेज देता है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक पहुंचता है तो वहीं पर राष्ट्रपति जी 3 प्रकार के वीट का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन, तो संपूर्ण वीट, संशोधन वीट, पॉकेट या धन विधेयक वीट। अब देखिए संपूर्ण वीट क्या है। संपूर्ण वीट का अर्थ होता है कि अगर कोई अधिनियम ऐसा है जो राष्ट्रपति को समझ में नहीं आया कि ये लागू होना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, तो उसे अपने ही पास रख लेंगे, अपने पास ही रख लेंगे। यानी ना तो इसे वापस भेजेंगे, ना ही इसके ऊपर कोई रिप्लाई देंगे। मतलब लोकसभा से पास हो गया राज्यसभा, राज्यसभा से आ गया लोकसभा के पास, लोकसभा वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उसे रख लिया। क्या कर लिए, रख लिए। अब जब रख लिए उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं हुआ, यानी कि संपूर्ण वीट पावर किसके पास आ गया, राष्ट्रपति के पास। यानी ये पूरे तरह से अधिकार किसके पास आ गया, राष्ट्रपति के पास। ये नियम बनने थे या ना बनने थे, ये कानून बनने थे या ना बनने थे, ये विधेयक पास होने थे या ना देने। तो ऐसी में इसे हम लोग कहते हैं संपूर्ण वीट। अब बात आता है संशोधन वीट। बहुत ही अच्छा है, वर्ड से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास एक और प्रकार की वीट ऐसा है जिसमें लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास, राज्यसभा से वापस लोकसभा के पास, और लोकसभा फाइनल रूप से राष्ट्रपति के पास भेज दिए, तो राष्ट्रपति के पास आने वाले विधेयक को वो थोड़ा सा संशोधन करेंगे कि थोड़ा ही ठीक नहीं है, इसको क्या कीजिए, वापस भेज दीजिए, अरे अरे इसमें थोड़ा परिवर्तन कीजिए, थोड़ा सुधार के भेजिए, फिर वापस भेज देगा किसके पास, लोकसभा के पास। लोकसभा क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति जी निर्देश दिए संशोधन करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, संशोधन कर दिए, चीजों को सही कर दिए और भेज दिए फिर से किसके पास, राष्ट्रपति के पास। अब वो राष्ट्रपति के पास जब आ गया एक बार संशोधन होकर के, तो उसे मानना बाध्य हो जाएगा किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। तो ऐसे वीट को हम लोग संशोधनात्मक वीट कहते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर की वीट की, जिसके ऊपर राष्ट्रपति जी कभी रोक नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते, मानने के लिए बाध्य हो, मानने के लिए क्या हो, बाध्य हो, मानना ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना माने, राष्ट्रपति जी आपको मानना पड़ेगा। तो कौन ऐसे विधेयक होते हैं जिसपे राष्ट्रपति जी किसी भी प्रकार के वीट का प्रयोग करते हैं और उसे मानना ही पड़ता है, तो वह तीसरे नंबर का पॉकेट या धन विधेयक, उसे मानना ही पड़ेगा। तो यह धन विधेयक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीट शक्ति का प्रयोग किया था वो कब किया था, हिंदू कोड विधेयक में, PIPSU विनियोग विधेयक में, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में, या दहेज निषेध विधेयक में। इनमें से किस में आखिर राष्ट्रपति ने अपना इस वीट का प्रयोग किया था, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसे याद रखेंगे। इसका आंसर है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति ने इसमें अपने किस चीज का प्रयोग किया गया था, तो वीट का प्रयोग किया था, यानी कि किसने तीसरे प्रकार के वीट का प्रयोग किया था। तो ये बात हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। एक बात और याद रखेंगे कि ये वीट का जो अधिकार है 3 प्रकार के, ये किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को मिला हुआ है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 111 और 200, अनुच्छेद 111 और 200 ये एक्ट याद रखेंगे, इसके द्वारा राष्ट्रपति को ये प्राप्त है। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से आज के सभी टॉपिक को समझ पाए होंगे, और ये विधेयक जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है।
हमने टोटल 10 क्वेश्चन कराया, लेकिन क्वेश्चन 10 थे। डिटेल्स आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं, और इस तरह से डिटेल्स में अगर आप कम से कम 10 सेट भी पढ़ लेते हैं तो हमारे हिसाब से और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे पॉलिटी से रिलेटेड। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरे में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक वैल्यूएबल कमेंट करके जाइए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि रेगुलर इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।